हेलो गाइड्स, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। मैं तेजस भास्कर अभंग, एफ एट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो गाइड्स, हमारी इंटरव्यू सीरीज़ का ये चौथा पार्ट है जिसमें हम करंट के टॉपिक देखेंगे। करंट के टॉपिक में क्या क्या ट्रेंडिंग है, एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है, इंटरव्यू पैनल का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा आपके लिए जब आप ये सवालों के जवाब देंगे, आपको बैलेंस किस तरह रहना है, कौन से सवाल किस तरह टैकल करना है, ये आज हम आज के सेशंस में देखेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आरक्षण वाले मुद्दे से। महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा काफ़ी ट्रेंडिंग में, काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि वहाँ पर मराठा समाज ने ये कह दिया कि हमको आरक्षण चाहिए। तो ये वो चाहते हैं कि पूरा कास्ट रिजर्वेशन हो जाए। तो इस पर आपका क्या व्यू है? एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि बताओ आपका आरक्षण पे व्यू क्या है। तो आपको ये बताना है कि सर, हम कास्ट के बेसिस पे जो रिजर्वेशन करते थे वो हिस्टोरिकली सही था। जब पुराने ज़माने में लोग एक ही तरह का काम करते थे तब कास्ट रिजर्वेशन कहीं ना कहीं सही था। तब जो सोशल कास्टिज्म था वो बहुत ज़्यादा था। जो निचली कास्ट वाले लोग थे वो नीचे ही रह गए, ऊपर के कास्ट वाले जो लोग हैं वो ऊपर उठ गए। कहीं ना कहीं उन्होंने अपना इकोनॉमिक स्टेटस भी बना लिया है। तो आज के डेज में, नाउ डेज, हमको रिजर्वेशन इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे देना चाहिए। जैसे कि EWS हो गया, EWS हो गया, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो EBC हो गए या फिर SCBC हो गए, हमको उनको आरक्षण देना चाहिए। लेकिन आरक्षण कुछ मामलों में देना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट। बाकी की जगह से हमको आरक्षण नहीं देना चाहिए। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम इन मार्जिनाइज कम्युनिटी को सोसाइटी के फ्लो में ले आए, ताकि उनकी इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, उनकी सोशल ग्रोथ हो, कहीं ना कहीं उनका भी इकोनॉमिक स्टेटस बढ़े। तो हमको ब्लैंकेट रिजर्वेशन की जगह हमको एक सिलेक्टिव क्राइटेरिया अपनाना होगा, जिसमें हमको एक सिलेक्टिव क्राइटेरिया अपनाना होगा। तो सिलेक्टिव क्राइटेरिया में हमको सिर्फ उन्हीं लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिए जो कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया में आते हैं। जो लोग पढ़ाई करने में असमर्थ हैं, मतलब जिनकी इकोनॉमिक स्टेटस सही नहीं है, स्किल डेवलपमेंट पे जो लोग बहुत पुअर एरिया से आते हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट पर, उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर हमें ध्यान देना चाहिए। और इससे अलावा भी एक सिंपल आंसर क्वेश्चन, इस आंसर का क्वेश्चन का आप डील कैसे कर सकते हैं? आप इससे पूरा बाहर रह सकते हैं, यानी कि इन सबको छोड़ के आप पूरा बाहर रह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं, इट इज़ टोटली डिफरेंट मैटर ऑफ कंसर्न। अब ये एक अलग ही मुद्दा है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, और जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो मुझे मान्य रहेगा, आई एक्सेप्ट इट एंड इट इज़ एप्लीकेबल ऑन मी। तो आपको पूरा अपने आप को पूरा बाहर कर लेना है, पूरा ढकेल देना है सुप्रीम कोर्ट पर। आप इतना कह के अपनी बात को बस टाल सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं आप। तो हम आगे देखते हैं। अभी भी जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो थे उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मंगाई गई है SBI से। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जितनी भी फंडिंग हुई है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वो सब का सब डाटा पब्लिक कर दिया जाए। अब पहले फंडिंग कैसी होती थी? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पहले फंडिंग होती थी कैश के थ्रू। मान के चलिए मैं एक ABC आदमी हूँ और मुझे एक XYZ कंपनी को, एक XYZ पार्टी को मुझे फ़ंड देना है, तो मैं क्या करूँगा? उनको कैश के थ्रू फंड दूंगा। मगर ऐसी चीज़ों में मनी लॉन्ड्रिंग की बहुत ज़्यादा समस्या आती थी, और इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं था क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन कैश में था। तो इस समस्या से निपटाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट में 2017 में इलेक्ट्रल बॉन्ड नाम का कंसेप्ट लाया। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड होते क्या हैं? इलेक्ट्रल बॉन्ड ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो गवर्नमेंट ने कैश डिनोमिनेशन को रिप्लेस कर दिया है पॉलिटिकल फंडिंग के लिए, जिसमें पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आ सके, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग की कोई समस्या ना हो। तो एक पहले समझते हैं कि ये एक इलेक्ट्रल बॉन्ड दिखता कैसा है। तो ये में थोड़ा ब्लर हो गया है, लेकिन आप इसको गूगल पे जाके देख सकते हैं। एक इलेक्ट्रल बॉन्ड होता है, उसके नीचे एक स्पेसिफिक नंबर लिखा होता है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक नंबर लिखा होता है। हर इलेक्ट्रल बॉन्ड का अपना अलग अलग नंबर होता है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड जो आता है वो डिनोमिनेशन में आता है, यानी कि मल्टीपल्स में आते हैं। जैसे कि 100 हो गया, 10 हो गया, 10,000 हो गया, जैसे कि 1,000 हो गया, 10,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, या फिर 1 करोड़। मान के चलिए मुझे किसी पार्टी को 12 लाख रुपए देने हैं,
किसी पॉलिटिकल पार्टी को मुझे 12 लाख की फंडिंग करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं 10 लाख का एक ले लूँगा, एक इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लूँगा और 1-1 लाख के 2 इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लूँगा। तो इसी तरह मैंने कुल 12 लाख की फंडिंग करी। अब मैं जब इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने जाऊँगा तब SBI मुझे मांगेगी KYC। अब देखिए KYC होता क्या है, KYC होता है नो योर कस्टमर। KYC को हम डिटेल में पढ़ेंगे पेटीएम वाले टॉपिक में, लेकिन थोड़ी सी आइडिया देता हूँ। तो नो योर कस्टमर KYC आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है, क्योंकि इसको हमने बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में इंक्लूड नहीं किया था, इसको आज अलग से पढ़ाएंगे। तो KYC होता क्या है, जहाँ पर आपको आपके कुछ ID प्रूफ सबमिट करने होते हैं बैंक में। तो बस फिलहाल इतना समझते हैं कि कुछ ID प्रूफ हमें सबमिट करने होते हैं। तो मैं अपना ID प्रूफ वहाँ सबमिट करूँगा और इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लूँगा। अब इन बॉन्ड को कौन इशू करता है, तो ओनली SBI, केवल SBI इन बॉन्ड्स को इशू करती है। इसके अलावा ये कब कब इशू किया जाता है, यह हर 3 महीने में, जैसे कि जनवरी हो गया, उसके बाद अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पहले 15 दिनों में इसको इशू किया जाता है। इसके अलावा अगर कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो अलग से 10 दिन का प्रावधान है कि किसी भी महीने में इसको 10 दिन के लिए ओपन कर दिया जाए। अगर इसमें एक कंडीशन ये भी रहती है कि अगर विदिन 15 डेज, अगर 15 दिन के अंदर आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड इसको कैश नहीं करवाया, इनकैश नहीं करवाया, तो ये सारा का सारा पैसा चला जाता है प्रधानमंत्री केयर फंड में। तो ये सारा का सारा पैसा चला जाता है प्रधानमंत्री केयर फंड में। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। तो ऐसी क्या समस्या आई कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड का डाटा मंगवाया। तो हुआ ये कि जब SBI ने ये डाटा पब्लिश किया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड यानी कि सबसे ज़्यादा फंडिंग किस पार्टी को हुई है, तो लगभग 50% से भी ज़्यादा फंडिंग हुई थी BJP को। और किसने इतनी सारी फंडिंग करी है यह नहीं पता था। अब इसमें ट्रांसपेरेंसी भी है सब कुछ, लेकिन इसमें कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं। जैसे कि अगर मुझे किसी पार्टी को फंडिंग करनी है तो वो इंडिविजुअल होना चाहिए इंडिया का। हाँ, ये बात तो सही है, कोई फॉरेन इंडिविजुअल उनको डायरेक्टली एड नहीं दे सकता। दूसरा होना चाहिए कोई इंडियन बेस्ड कंपनी होनी चाहिए, कोई कंपनी जो कि इंडिया बेस्ड होनी चाहिए। अब यही सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इंडिया बेस्ड कंपनी की जो फंडिंग आती थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब मान के चलिए कोई XYZ कंपनी है जो कि चाइना की है, चाइना से एक कंपनी है और वो इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी को फंड देना चाहती थी। पहले की बात करते हैं तो ये फंडिंग आती थी कैश के थ्रू। अब ये सब कुछ बंद कर दिया है। लेकिन अब शेल कंपनियों के बारे में तो आप जानते होंगे, यानी कि जो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती हैं। अब इन कंपनियों के द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जाते थे और पार्टियों को फंडिंग दी जाती थी, तो बाहर से भी फंड आ रहे थे। KYC वाला डाटा मंगवाने का रीज़न यही है कि पता चले कि किस कंपनी में BJP को कितना फंड किया। मान के चलिए कि अगर BJP ये डाटा मंगवाया भी गया है, अगर मान के चलिए कि किसी ABC बंदे से बहुत ज़्यादा फंडिंग आ रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट सारे के सारे प्रोजेक्ट उन्हीं को दे रही है, कहीं ना कहीं उनका भी फ़ायदा हो रहा है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द इलेक्ट्रल बॉन्ड किसने खरीदा है इसका डाटा पब्लिक किया जाए। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड सही है कि गलत है, मतलब कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का इस्तेमाल करना इज़ गुड और बैड। तो देखो यहाँ पे बैलेंस कैसे मेंटेन करना है आपको। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड ना ही गुड है ना ही बैड है, भी डिपेंड करता है उसके यूज़ पे। अब उसके यूज़ पे डिपेंड कैसे करता है कि देखो पॉजिटिव साइड्स क्या है इसके, ये प्राइवेट डोनर की जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन रखता है, सही है। मान के चलिए किसी ने फंडिंग दे दी, उसका नाम पब्लिक हो गया और सरकार बदल गई, उसकी कंपनी को तो लंका लग जाएगी। तो ऐसे मामले को अवॉइड करने के लिए इसमें प्राइवेसी बहुत बढ़िया चीज़ थी। उसके बाद ये कैशलेस था, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इशू ही नहीं। इसको इजी टू परचेस, मतलब मान के चलिए किसी को भी अगर परचेस करना हो तो ये बहुत इजी था परचेस करने के लिए। आप SBI में जाइए, अपना पैसा भरिए और उसको परचेस कर लीजिए। बट इसकी कुछ नेगेटिव साइड्स है, जैसे कि मैंने बताया कि कोई बाहर की कंपनी भी हमको आकर फंडिंग कर सकती है, इसके अलावा कहीं बाहर का इंडिविजुअल भी आके फंडिंग कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
इसका डाटा पब्लिक किया जाए। तो इससे क्या प्राइवेसी पर असर नहीं होगा? होगा, ज़रूर होगा, प्राइवेसी पर असर होगा। लेकिन ये कोई मिलिट्री से जुड़ी बात नहीं है, कोई डिफेंस रिलेटेड बात नहीं है, ताकि जिसको हम पब्लिक को ना बताएं। पीपल का ये राइट है, उनका बेसिक राइट है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके अंतर्गत उनका मनी कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, उनकी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ये उनका जानने का अधिकार है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है। जैसे कि मैंने कहा, अगर मान के चलिए किसी भी कंपनी को फंडिंग आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं, ये भी प्रोबेबल है कि गवर्नमेंट उस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसी बातें भी खुल के सामने आ जाएंगी जब एसबीआई अपना डाटा देगी। तो एसबीआई बहुत जल्द अपना डाटा देने वाली है। ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इसमें बहुत जल्दी एसबीआई अपना ओपिनियन देगी। उसके बाद आप सबने सुना होगा पेटीएम क्राइसिस। तो पेटीएम क्राइसिस हुए क्यों? मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक जो है, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, पीपीबीएल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो क्यों? अब 29 फरवरी से आपके सारे डिपॉजिट्स बंद हो जाएंगे। आप पेटीएम में आप अगर पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते। और 15 मार्च से आगे, बियॉन्ड 15 मार्च आपका पेटीएम बंद हो जाएगा। तो देखिए हुआ क्या है, आरबीआई ने पेटीएम को कुछ जो कोर फाइनेंशियल सर्विसेज है उन पर बैन लगा दिया। जैसे कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी कि लोगों का पैसा एक्सेप्ट करना। उसके बाद प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आप किसी भी दुकान पे जाते हैं और आप सुनते हैं पेटीएम करो, तो वो पेटीएम करो वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको भी बंद करवा दिया गया है। उसके बाद वॉलेट्स, जैसे कि आपने सुना होगा पेटीएम वॉलेट्स, फ़ोनपे वॉलेट, तो उस तरह के जो वॉलेट आते हैं, वो जो वर्चुअल वॉलेट आते हैं, उनको भी पेटीएम से बंद करवा दिया है। अब फास्टैग जो आपकी गाड़ियों पे लगा होता है, चाहे से आप टोल टैक्स भरते हैं, तो पेटीएम सबसे ज़्यादा इश्योर था, सबसे ज़्यादा फास्टैग अगर किसी ने बांटे होंगे तो पेटीएम ने बांटे हैं। लगभग 8 मिलियन फास्टैग बांटे हैं पेटीएम ने। इतना बड़ा इश्योर है, फिर भी उसके फास्टैग पर बैन लगा दिया गया है। उसके बाद फंड ट्रांसफ़र, जो आप अपने दोस्तों को भेजते हैं 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये पेटीएम से, तो आप वो भी नहीं भेज पाएंगे। पेटीएम पर पूरी तरीके से कोर फाइनेंशियल सर्विसेज देने से बैन कर दिया है आरबीआई ने। तो ऐसी क्या मजबूरी रही होगी आरबीआई को कि उन्होंने पेटीएम का लाइसेंस रद्द करवा दिया? डेफिनेटली कुछ तो मजबूरी रही होगी, कुछ तो ऐसी डेफिशिएंसीज रही होगी जो आरबीआई ने पेटीएम में ऑब्जर्व करी, पेटीएम पेमेंट बैंक में ऑब्जर्व करी, जिससे कि उनका लाइसेंस रद्द हुआ। तो देखो, सबसे बड़ी उनके यहाँ दिक्कत ये थी कि उनकी केवाईसी ठीक से नहीं हो रही थी। तो हम यहाँ पे केवाईसी के मुद्दे को ध्यान से समझते हैं। केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, हमने बैंकिंग वाले सेशन में देखा था मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग ये होती है कि अगर आप किसी इलीगल सोर्स से पैसा कमा रहे हैं और उसको लीगल सोर्स में दिखा रहे हैं, ये होती है मनी लॉन्ड्रिंग। अब केवाईसी क्या होती है? केवाईसी होती है नो योर कस्टमर। अब हमको कस्टमर को जानना है, नो योर कस्टमर। तो हम कस्टमर को जानेंगे कैसे? तो कस्टमर से हम लेते हैं आईडी प्रूफ, जो कि उसके वैलिड आईडी प्रूफ है। अब कस्टमर केवाईसी के लिए कुल 6 तरह का डॉक्यूमेंट लेते हैं, जिसके आपका आधार हो गया, पैन कार्ड। अब पैन कार्ड समझिए, पैन कार्ड कोई भी वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं है। आपसे पूछेंगे पैन कार्ड, क्या पैन कार्ड एक वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट है? तो नहीं है, पैन कार्ड एक वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं है। अब आपका आधार कार्ड हो गया, आपका मनरेगा का जॉब कार्ड हो गया, उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पासपोर्ट, ये सब आपके केवाईसी के लिए इस्तेमाल करे जाने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कहीं ना कहीं एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि हमको पैसे की जो लॉन्ड्रिंग हो रही है उसको रोकना है। अब केवाईसी क्यों ज़रूरी होती है? केवाईसी से हमको ये पता चलता है सोर्स ऑफ मनी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी, कोई भी बंदा पैसा कमा रहा है तो उसका सोर्स क्या है? सोर्स लीगल है कि इलीगल है, लीगल और इलीगल, किस सोर्स से वो पैसा कमा रहा है। तो ये हमको पता चल जाता है केवाईसी की वजह से। तो बैंक अपना कहीं ना कहीं केवाईसी डाटा मेंटेन रखती है, उनके जो कस्टमर है उनका पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग भी ज़रूरी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है केवाईसी आपको मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए केवाईसी लाई गई थी, लेकिन इसी केवाईसी में इरेगुलरिटीज़ पाई गई। अब इरेगुलरिटीज़ क्या थी?
वहाँ पे पैन वैलिडेशन फेल्योर था। अब पैन का जो इस्तेमाल है, हम पैन कार्ड जो इस्तेमाल करते हैं वो किसी भी व्यक्ति का, हम पैन कार्ड बैंक में जो हम पैन कार्ड लेते हैं उससे होता यह है ना कि आपका जहाँ जहाँ बैंक अकाउंट है, मान के चलिए मैंने उसके साथ पैन कार्ड जोड़ दिया, तो पैन कार्ड से होगा ये कि मैं कहीं भी जाऊँ वहाँ पे आपके पैन कार्ड पे जितने सारे अकाउंट है आपके पैन कार्ड पे वो सब दिखा देगा। पैन कार्ड से रिलेटेड आपके जितने भी बैंक अकाउंट से वो सब शो करता है। अगर गवर्नमेंट को डाटा चाहिए कि मान के चलिए अनुज जिंदाल नहीं, मान के चलिए किसी XYZ बंदे का मुझे ये देखना है कि इसके नाम से कितने अकाउंट है, तो आप ये आम पब्लिक नहीं देख सकती। अब इसको कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर कोई बड़े बड़े गवर्नमेंट की जो कंपनियां होती है वो देख सकती हैं। मान के चलिए किसी का SBI में खाता है, PNB में खाता है, UBI में खाता है, तो ये सब अब कैसे पता चलेगा कि एक ही व्यक्ति का इन तीनों जगहों पे खाता है? तो इसके लिए पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये सबसे बड़ी भूमिका निभाता है कि हर व्यक्ति का खाता किस बैंक में वो लोकेट कर देता है। तो यहाँ दिक्कत यही हुई कि पैन वैलिडेशन फेल्योर हुआ, यानी कि जो भी उनके KYC नॉर्म्स है, KYC नॉर्म ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे थे। इसके अलावा सेम पैन नंबर, एक ही पैन नंबर मोर देन 100 कस्टमर्स के अकाउंट में लिंक था। आप सोच रहे हैं 100 से ज़्यादा कस्टमर, एक ही कस्टमर का नंबर 100 से ज़्यादा अकाउंट में था, या फिर कई चीज़ों में तो 1000 से भी ज़्यादा खातों में एक ही पैन नंबर था, और उन अकाउंट्स का टर्नओवर लगभग करोड़ 100 रुपये में चल रहा था। ये कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे रहा था। हालांकि पहली बार नहीं है कि उनको नोटिस ना आई हो, उनके पे कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगाए हो। इससे पहले भी लगभग 2017 में एक बार पेनल्टी लगाई गई थी, 2021 में एक बार पेटीएम को पेनल्टी लगाई गई थी। तो पेटीएम कहीं ना कहीं शुरू से अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार, RBI के एक्शंस के लिए जिम्मेदार रहा है अपनी हरकतों की वजह से। इसके अलावा पेटीएम के पास जितने भी अकाउंट्स थे लगभग उनमें से बहुत सारे हाई नंबर ऑफ अकाउंट्स आर डॉर्मेंट। अब डॉर्मेंट अकाउंट होता क्या है? डॉर्मेंट अकाउंट होता यह है कि मान के चलिए मैंने एक खाता खुला लिया XYZ बैंक में, मैंने उसमें कुछ आज 100 रुपये डाले और मैंने उसको 2 साल तक ऑपरेट ही नहीं किया, लगभग 2 साल तक। हर बैंक में ये पीरियड वेरी होता है कि हमें कितने दिन में अकाउंट डॉर्मेंट बनाना है, तो ये बैंक टू बैंक वेरी होता है। लगभग 2 साल का एक अवधि है जिसके बाद अकाउंट डॉर्मेंट हो जाता है। तो पेटीएम के पास बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे थे जो डॉर्मेंट पड़े थे, जो कि फ्रीज पड़े थे। लगभग 31 करोड़ अकाउंट्स आउट ऑफ 35, मतलब मान के चल रहे बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। 31 अकाउंट्स अपॉन 35 करोड़ में से 31 अकाउंट बंद पड़े थे। लगभग केवल 4 ही करोड़ अकाउंट उनके ऑपरेशनल थे, और बहुत सारे अकाउंट में सेम पैन कार्ड होने की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। इसके अलावा उनकी ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम में कुछ फॉल्ट थे, जैसे कि एक रिपोर्ट होता है ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, TMR। अब इस रिपोर्ट में ये दिखाता है कि कितने डेली के ट्रांजैक्शन आ रहे हैं, मतलब कितना पैसा क्रेडिट हो रहा है और कितना पैसा बैंक से डेबिट हो रहा है। तो हमें इससे ये पता चलता है सस्पिशियस अकाउंट, सस्पिशियस एक्टिविटीज़ वो रिपोर्ट हमको दिखा देता है। तो उस रिपोर्ट कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट में खामियां थी, उस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग पेटीएम में सही से नहीं की जा रही थी। इसके अलावा पेटीएम की एक पेरेंट कंपनी है। अब पेरेंट कंपनी समझते, पेरेंट कंपनी होता क्या है? मान के चलिए मैंने एक ABC नाम की कंपनी शुरू कर दी, ABC। अब 2 लोग हैं, जैसे कि एक मैं हूँ, दूसरा मेरा दोस्त है। तो हम दोनों चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर कंपनी रन करें। अब शुरू तो मैंने की थी, मेरे पास पहले मान के चलिए 100% शेयर मेरे पास थे। अब मैंने कुछ शेयर्स अपने दोस्त को दे दिए, मान के चलिए मैंने इसको लगभग 40% शेयर दे दिए। अब मेरे पास बचे 60% शेयर, उसके पास हो गए 40% शेयर। तो ये मान के चलिए इस बंदे की भी एक कंपनी है, तो ये वही इसकी पेरेंट कंपनी। यहाँ तक क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो पेरेंट कंपनी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है। अब पेरेंट कंपनी का इन्वॉल्वमेंट कैसे है? इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन, OCL, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। अब इस कंपनी का लगभग
49% शेयर पेटीएम में है, लगभग 49%, लगभग आधा ये कंपनी अपने लिए होल्ड करती है। और ये जो विजय शेखर शर्मा, इनके पास लगभग 51% स्टेक है पेटीएम का। तो कहीं ना कहीं वन प्लस अपना इन्वॉल्वमेंट पेटीएम में दिखा रही थी। कहीं ना कहीं जो पेटीएम का जो डाटा है वो OCL अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रही थी। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड अपने फ़ायदे के लिए पेटीएम के यूज़र्स का डाटा इस्तेमाल कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी डिफिशियंसी आरबीआई को दिखी है। उसके बाद आरबीआई के जितने भी ऑडिट, बैंक के ऑडिट होते हैं, उन सब में ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। बहुत सारे ऑडिटर ये लिखे गए, ऑडिटर ने ये बताया है कि पेटीएम ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है। इसके लिए पेटीएम को पहले 2017 में 1 करोड़ का पेनल्टी लगा था, उसके बाद 2021 में लगभग 3 करोड़ का पेनल्टी लगा हुआ है। तो हर ऑडिट के वक्त इनको पेनल्टी दी जाती थी। तो ट्रांसपेरेंसी की कमी होने की वजह से, उनकी केवाईसी इरेगुलरिटीज़ होने की वजह से कहीं ना कहीं पेटीएम के क्राइसिस आ गए हैं। अब कुछ सवाल, क्या पेटीएम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? तो हाँ, पेटीएम से अब आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। 15 मार्च के बाद ये पूरा बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पैसा अभी भी पेटीएम में रखा हुआ है, पेटीएम के वॉलेट में अभी आपका पैसा है, पेटीएम पेमेंट बैंक में अभी तक आपका पैसा है, तो आप उसे रिटर्न करिए। आप इसे जब तक वो बैलेंस ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल आपके खाते से पैसा दूसरों को जाएगा, किसी और को केवल आप पैसा पे कर सकते हैं, किसी से पैसा रिसीव नहीं कर सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक हार्श एक्शन था और सही एक्शन था मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के हिसाब से। तो देखते हैं फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में जानते हैं। फार्मर प्रोटेस्ट का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया था अपने एग्रीकल्चर वाले ये लेक्चर में, बट आज इन डिटेल जानते हैं कि फार्मर का प्रोटेस्ट क्यों हुआ था। अब इसमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं, मतलब प्रोटेस्ट करने के पीछे जो भी लोग थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं हर एक लॉ पर। अब पहला लॉ था फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि 2020 में लाया गया था मोदी गवर्नमेंट के दौरान। तो इसमें यह कहा गया था कि फार्मर उनका जो प्रोड्यूस है वो सेल कर सकते हैं आउट ऑफ द मार्केट यार्ड। एपीएमसी के मार्केट यार्ड के अलावा भी वो अपना माल सेल कर सकते थे। यानी कि आपकी जो रीजनल एपीएमसी मान के तो किसी आप रीजनल एपीएमसी से बाहर जाकर भी अपना माल, दूसरी एपीएमसी में जाकर भी अपना माल बेच सकते थे। अपना जो भी प्रोड्यूस है, अपना जो भी फ्रूट्स है, जो भी वेजिटेबल्स है, उसको बेच सकते थे। तो ये ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी जाके, मान के चलिए किसी महाराष्ट्र के फार्मर को अपना ओनियन बेचने जाना है बेंगलुरु, तो वहाँ जाके वो अपना ओनियन बेच सकता था। इसमें कोई पाबंदी नहीं थी और इसको टैक्स फ्री कर दिया था। टैक्स फ्री ट्रांसपोर्टेशन कर दिया था। यानी कि जो एग्रीकल्चर कमोडिटी पे जो टैक्स लगता है ट्रांसपोर्टेशन पे, वो कम कर दिया था। तो अगर आपकी एपीएमसी में अगर रेट गिर रहे हैं, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और रेट गिर रहे हैं, तो ये लो आपको कहीं ना कहीं अलाउ करता था, आप जाइए दूसरी एपीएमसी में जाइए और अपना जो प्रोड्यूस है उसको हायर प्राइस पे बेचिए, एक हायर प्राइस फेच करिए, जिससे कि आपका मुनाफा ज़्यादा हो। कहीं ना कहीं ये फार्मर के लिए एक अच्छा लॉ था, लेकिन इसमें कुछ डिफिशियंसीज भी थी। अब देखिए, प्रोटेस्ट के लिए फार्मर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। अब फार्मर का ये पॉइंट ऑफ व्यू था, मान के चलिए अब कोई बेंगलुरु का वही एग्जाम्पल समझते हैं, महाराष्ट्र और बेंगलुरु का। अब बेंगलुरु का एक फार्मर है बी, महाराष्ट्र का एक फार्मर है एम। तो बी आके महाराष्ट्र में अपने एम जाके बेंगलुरु में अपने ओनियन बेच रहा था, लेकिन बी भी अपने कुछ ओनियन प्रोड्यूस कर रहा था। यहाँ पर लगभग 100 रुपये पर केजी के हिसाब से ओनियन बिक रहे थे, यहाँ पर 20 रुपये केजी के हिसाब से ओनियन बिक रहे थे। तो लगभग इनको 5 गुना फायदा हो रहा था वहाँ बेचने के बाद। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को भी अपना घाटा हो रहा था। मान के चलिए यहाँ ये 100 रुपये बेच रहा है, महाराष्ट्र वाले ने जाके वहाँ पे 80 रुपये में बेच दिए, फिर भी इसका 4 गुना पैसा इसको मिल गया। लेकिन इस व्यक्ति का क्या, जो बी नाम के व्यक्ति का क्या, जो ऑलरेडी 20 रुपये के घाटे में चल रहा है। तो फार्मर ये कह रहे थे कि कोई अगर बाहर का आदमी, कोई बाहर का फार्मर आके यहाँ माल बेचेगा, यहाँ अपनी सब्जी बेचेगा, यहाँ अपने फूड ग्रेन बेचेगा, कहीं ना कहीं हमारा
हमारे फार्म प्रोड्यूस की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं निगेटिव में चली जाएगी, कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी। तो फार्मर इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद एपीएमसी और स्टेट गवर्नमेंट का क्या कहना था। अब एपीएमसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती हैं, ये आती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ये इसको पूरा स्टेट गवर्नमेंट अपना कंट्रोल में रखे हुए हैं। तो एपीएमसी बहुत सारी रेवेन्यू जनरेट करती है और स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है। पिछली बार ये बात जब उठी थी, निर्मला सीतारामन जी ने जब ये कहा था कि हम एपीएमसी को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं उनका डेवलपमेंट करने के लिए, तब भी राज्य सरकारों से इसका विरोध किया गया था कि हम एपीएमसी को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं देंगे। तो उन्होंने इनाम लाया और सारे मंडीज को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आए। तो अगर एपीएमसी के बाहर अगर किसान अपनी फसल बेचने चला गया, किसान अपना वेजिटेबल अपने फ्रूट बेचने चला गया, तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कम होता दिख रहा था। इससे एपीएमसी को भी नुकसान था और स्टेट गवर्नमेंट को भी नुकसान था। तो कहीं ना कहीं एपीएमसी के लोग, स्टेट गवर्नमेंट के लोग इसी बात का विरोध कर रहे थे, इसी बात को प्रोटेस्ट कर रहे थे कि अगर ये लोग चले जाएंगे तो हमारे यहाँ एपीएमसी में कौन, मतलब अगर किसान ही चला जाएगा तो क्या हमारी एपीएमसी स्टैंड कर पाएंगे, हमारा स्टेट गवर्नमेंट स्टैंड कर पाएगा, क्या हम प्राइस कंट्रोल कर पाएंगे। यानी कि प्राइस कंट्रोल का बहुत ज़्यादा इशू था। उसके बाद जो कमीशन एजेंट है, जो आड़ती है, उनका क्या ओपिनियन था इस बात पर। वो कह रहे थे अगर किसान किसी और जाके मंडी में जाके माल बेच रहा है तो कहीं ना कहीं उससे वहाँ ज़्यादा कमीशन ज़्यादा ले लिया जाएगा, ज़्यादा कमीशन पे उसका माल खरीद लिया जाएगा। हालांकि ये देखिए, आप लोग भी इतने समझदार हैं कि कमीशन आपके यहाँ के लोग भी खाते हैं, बाहर के भी लोग खाते हैं, तो इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि ये लोग बस अपनी पॉजिटिव साइड दिखा रहे थे उस वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों का भी कमीशन डाउन हो रहा था, कहीं ना कहीं इन लोगों का कमीशन भी कम हो रहा था। मान के चलिए महाराष्ट्र से कोई व्यक्ति जाकर बेंगलुरु में बेच रहा है तो वहाँ का कमीशन एजेंट पैसे कमा लेगा, लेकिन महाराष्ट्र का जो कमीशन एजेंट है, जो हर बार उसका जो प्रोड्यूस से बेचता है, उसका क्या, उसका तो घर बैठ जाएगा। तो कहीं ना कहीं कमीशन एजेंट अपने चक्कर में थे, अपने पेट के चक्कर में थे, कहीं हमारा कमीशन ना चला जाए। तो ये लोग भी विरोध कर रहे थे। तो इसी तरह पहले लॉ के लिए सारी कॉन्ट्राडिक्शंस थी कि अगर कहीं बाहर जाके हमने प्रोड्यूस बेच दिया तो क्या हम स्टैंड कर पाएंगे, क्या हमारी स्टेट गवर्नमेंट, क्या हमारे यहाँ की लोकल एपीएमसी स्टैंड कर पाएंगी। ये बहुत बड़ा इशू था। उसके बाद दूसरा लॉ था फार्मर एम्पावरमेंट फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। तो इसमें क्या था कि फार्मर जो फर्म्स है, एग्री बिजनेस फर्म्स है, जो प्रोसेसर्स है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे। जैसे कि एक कंपनी है, एग्रो बिजनेस फर्म, और एक फार्मर है। अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मान के चलिए मान के चलिए हम एमपी की बात कर रहे हैं। एमपी में स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है आजकल। अब स्ट्रॉबेरी, अब कोई कंपनी है जो कि स्ट्रॉबेरी के चॉकलेट बनाती हैं। अब उन्होंने फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप हमको लगभग 5 टन हर साल हमको स्ट्रॉबेरी दे दीजिए। तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट हुआ, उस पर सिग्नेचर हुआ, एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम एंड डेट डिसाइड हुई कि इस टाइम हमको ये देना ही देना है। जो फार्मर का जो प्रोड्यूस है वो एग्री बिजनेस फर्म को देना है, प्रोसेसर फर्म को देना है, और वो अपना प्रोसेस करके आगे जो चाहे उसका कर सकती है। तो ये एक्ट इसीलिए लाया गया था कि जो कमीशन एजेंट हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए, उनका जो कमीशन है उसको बंद करने के लिए ये लॉ बहुत अच्छा था। लेकिन इसमें कुछ डिफिशिएंसीज भी थी। जैसे कि अब फार्मर की तरफ से इसमें क्या डिफिशिएंसी देखी गई। अगर फार्मर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी कंपनी के साथ, तो मान के चलिए आज तो वो प्राइस दे रहे हैं, मान के चलिए 200 रुपये पर केजी के हिसाब से वो प्राइस आज दे रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर वो अपना प्राइस 150 कर दे, 100 कर दे, या फिर 50 में ही खरीद ले किसान का माल। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ दिखाने के लिए है ना। अब गरीब किसान से उनका माल कम कीमत में खरीद दिया जाए तो कहाँ गुहार लगाएगा, कहाँ अपनी कंप्लेंट को वो लिखवाएगा, कहाँ अपनी एफआईआर दर्ज करेगा। तो कहीं ना कहीं किसानों को ये डर था कि कहीं ना कहीं हमारा इससे एक्सटॉर्शन होगा,
कंपनी कहीं ना कहीं अपना रेट गिरा देगी तो हमारे प्रोड्यूस को जो है वैल्यू कम मिलेगी। तो फार्मर की तरफ से तो ये था। बीपीएमसी और स्टेट गवर्नमेंट क्या कहती थी, अब जो प्रोड्यूस की लेन देन होती है, जो भी प्रोड्यूस बेचा जाता है वो एपीएमसी के थ्रू बेचा जाता है, जिससे कि एपीएमसी ये इंश्योर करती है कि किसान को उसके प्रोड्यूस की सही कीमत मिले। लेकिन ये होता नहीं है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि सही कीमत मिल जाती है, लेकिन बहुत बार लगभग 99% ऐसा ही होता है कि फार्मर के जो प्रोड्यूस है उसको अंडर प्राइस बेचा जाता है। अंडर प्राइसिंग की बहुत बड़ी समस्या है। तो एपीएमसी और स्टेट गवर्नमेंट से यही था कि वही बात फिर से कि रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो इसी वजह से ये लोग भी अपना विरोध में थे। एपीएमसी तो थी ही थी। उसके बाद आढ़तीज और कमीशन एजेंट, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये लॉ लाया ही गया था कि बीच के जो लोग हैं, बीच के जो कमीशन एजेंट हैं, उनका कहीं ना कहीं उनकी जो मक्तेदारी है, उनका जो मार्केट पे इन्फ्लुएंस है, उसको कम करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। इसीलिए अगर वो अपना इन्फ्लुएंस कम नहीं होना देना चाहते तो उनको विरोध करना ही करना था। तो ये हुआ सेकंड लॉ के बारे में। अब जानते थर्ड लॉ, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020। ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट पहले भी था, लेकिन इसमें अमेंडमेंट किया गया था। अमेंडमेंट 2020 में इसमें अमेंडमेंट करके ये लिख दिया गया था कि जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनका भी हम स्टोरेज कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अब होता क्या है ना, जो इस एक्ट के अंतर्गत जो इसेंशियल कमोडिटी होती है, यानी कि जो हमारी जीवनावश्यक वस्तुएं होती हैं, उनका हम स्टॉक नहीं कर सकते। तो हमारी सरकार ये अलाउ कर रही थी कि आपकी जो इसेंशियल कमोडिटी उसको स्टॉक करके, उसको स्टोरेज करके रखिए, उसको कहीं ना कहीं जब हायर प्राइस आए तो उसको बेच दीजिए। लेकिन ये किसान के लिए ठीक तो था, क्योंकि मैंने मान के चलिए मैंने ओनियन प्रोड्यूस किया। ओनियन प्रोड्यूस मुझे जब 8 रुपीज़ पर केजी का भाव से मैं इनको नहीं बेचना चाहता, जब इसका भाव बढ़ के 20 रुपये 30 रुपये पर केजी हो जाए तब मैं इसको बेचना चाहता हूँ। तो मैंने इसका स्टॉक कर दिया, बहुत सही, मुझे 20 और 30 रुपये प्राइस मिली, बहुत सही, मैंने फ़ायदा कमा लिया। हाँ, मैंने फ़ायदा कमा लिया। लेकिन क्या हो अगर ये स्टोरेज, ये मूवमेंट, ये ट्रेड अगर फार्मर ना करके कमीशन एजेंट करे, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो होलसेल डीलर हैं, वो जाके अपना स्टोरेज करे, तब क्या होगा? तब वो जो लोग हैं वो बल्क में स्टोरेज करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो स्टोरेज करते हैं। तो उन्होंने किसान से सारा माल खरीद लिया और स्टोर करके रखा, उसको मार्केट में लाया ही नहीं। तो प्राइस अचानक से 8 रुपीज़ पर केजी थी, वो अचानक से 200 रुपये पे चली गई। 200 रुपये पर केजी, समझ रहे हैं कितना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस आएगा अगर उन्होंने स्टॉक कर दिया तो। इसका विरोध ज़रूरी था, तो इसीलिए फार्मर इसके अपोजिट में थे। अगर आज हमने स्टोरेज कर दिया, फार्मर ने स्टोरेज कर दिया, तो कहीं ना कहीं बड़े होलसेलर डीलर तो इसी ताक में बैठे कि आप अपना प्रोड्यूस स्टोरेज करें और उसको हायर प्राइस पे बेचें। तो ये एक फार्मर के हिसाब से एक बड़ा पॉइंट था जिसको फार्मर ने लेके प्रोटेस्ट कर दिया। अब एपीएमसी और स्टेट गवर्नमेंट, अब स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या दिक्कत थी? अब स्टेट गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी प्राइस रेगुलेशन की। अगर मान के चलिए जिस स्टेट में 8 रुपये का ओनियन 200 रुपये में बिक रहा है, तो वहाँ इन्फ्लेशन की बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ेगी। जहाँ डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, सप्लाई पुल इन्फ्लेशन होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली थी कि भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे करे। तो ऐसे वक्त में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से विरोध था, एपीएमसी की तरफ से भी विरोध था। उसके बाद आढ़ती एंड कमीशन एजेंट, इन लोगों की भी अपनी अपनी परेशानियाँ थी, तो इन लोगों का भी विरोध था। इसी प्रकार से जो 3 लॉ थे उनको विरोध था। लेकिन 2024 में फिर से क्यों उतर आए हैं, जबकि वो लॉज 21 में अगर पीछे ले 2021-22 में अगर पीछे ले लिए हैं, तो 2024 में किसानों का वापस दिल्ली की तरफ आने का क्या मोटो रहा होगा, उनका क्या मकसद रहा होगा? तो उस वक्त सरकार ने कुछ वादे किए थे, जब 3 लॉज पीछे ले लिए गए थे, उनको रिपील कर दिया गया था। तो जैसे कि गारंटेड प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस, हालांकि आप जो पढ़ते हैं एमएसपी में कहीं भी गारंटी नहीं दी गई है कि जो गवर्नमेंट जो प्राइस पे खरीदती है वो प्राइस होती है एमएसपी। लेकिन मार्केट प्राइस जो होती है उस प्राइस पे खरीदते हैं लोकल के लोग, कमीशन एजेंट, उसके बाद अल्टीमेट कंज्यूमर, होलसेलर, वो खरीदते हैं मार्केट प्राइस पर। अब
एमएसपी पर केवल गवर्नमेंट खरीदती है, लेकिन किसान ये चाहते थे कि हमारा जो लोकल के जो लोग हैं वो भी हमारा प्रोड्यूस जो है वो एमएसपी पे खरीदें। एमएसपी को कोई भी लीगल गारंटी नहीं दी गई है, किसी भी एक्ट में इसको ड्राफ्ट नहीं किया गया है। तो एमएसपी केवल सरकार की तरफ से दी जाती है। जो हमारी एफसीआई है ये कहीं ना कहीं इस बात के लिए जिम्मेदार है कि एमएसपी के रेट पे सरकार से किसानों से उनका प्रोड्यूस खरीद ले। अब किसान ये चाहते हैं कि उनके लिए एमएसपी जो है उसको लीगल कर दिया जाए, यानी कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया जाए, उसको एक एक्ट बना लिया जाए। इसका भी समर्थन किसानों ने 2020-21 के प्रोटेस्ट में किया था और किसान आज भी कर रहे हैं। उसके बाद पेंशन्स फॉर फार्मर। अब जो इन लोगों का एनरोलमेंट हुआ है, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, पीएम किसान मानधन योजना और प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, इन दोनों योजनाओं में एनरोलमेंट किया है, उनका पेंशन स्टार्ट हो जाए। तो पेंशन के लिए कहीं ना कहीं फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद डेप्ट वेवर यानी कि कर्ज माफ़ी। उस वक्त सरकार से ये उनकी डिमांड थी कि हमारा जो भी डेप्ट है सबको वेव कर दिया जाए, सबका कर्जा जो है कर्जा माफ़ कर दिया जाए। तो कर्ज माफ़ी को लेकर भी ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उसके बाद जो लोग फेक सीड्स बेचते हैं, उसके बाद पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र जो भी लोग फेक बेचते हैं, तो उन पर पेनल्टीज लगाई जाए, उनका लाइसेंस कैंसिल करवा दिया जाए, उनको कहीं ना कहीं पेनल्टी दी जाए, उनसे कहीं ना कहीं दंड वसूला जाए। तो किसान ये चाहते हैं कि जो लोग भी इस तरह की फ्रॉडगिरी करते हैं, नकली सीड बेचते हैं, पेस्टिसाइड में मिलावट करते हैं, फर्टिलाइज़र में मिलावट करते हैं, उन पर पेनल्टी लगाई जाए। उसके बाद डबलिंग द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन मनरेगा। अब मनरेगा स्कीम में एमजी नरेगा में 100 दिन का आपको गारंटेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अब इसी 100 दिन को वो किसान चाहते हैं कि 200 दिन कर दिया जाए, कि 200 दिन हमको सरकार गारंटेड एम्प्लॉयमेंट दे। तो डबलिंग द नंबर ऑफ वर्किंग डेज अंडर द मनरेगा स्कीम। उसके बाद WTO का जो हमारा एग्रीमेंट बना है उसको स्क्रैप कर दे, उस एग्रीमेंट से कहीं ना कहीं इंडिया बाहर निकल आए। अब WTO का और किसानों का क्या संबंध है? तो बहुत गहरा संबंध है। अब देखिए, 2 तरीके से विरोध होता है। अब जो सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी और एमएसपी, इसके बाद हमारी गवर्नमेंट जो स्टॉक करती है। अब देखिए, इसको समझते हैं 1 बाय 1। अब WTO क्या कहता है? अगर जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अब WTO किसी भी नेशन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, यानी कि दुनिया का कोई भी देश किसी भी देश में जाकर अपना जो प्रोड्यूस है, अपना जो वहाँ का मटेरियल है उसको बेच सकता है। अब सब्सिडी क्या रोल प्ले करती है? अब इंडियन गवर्नमेंट जो है हेवी सब्सिडी देती है। हेवी सब्सिडी किन चीज़ों पर देती है? वो देती है फर्टिलाइजर्स पर, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर पर देती है। उसके बाद फूड पर। अब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी तो आपको पता है, यूरिया सब्सिडाइज बेस पर मिलती है, DAP सब्सिडाइज बेस पर मिलती है। उसके बाद फूड, यानी कि जो आपको रेशन कार्ड, जो भी आपको राशन मिलता है 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, उस राशन पर भी कहीं ना कहीं सब्सिडाइज किया है सरकार ने। तो WTO इन सब बातों का विरोध करती है कि सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। सब्सिडी नहीं देनी चाहिए इन द सेंस कि सब्सिडी बहुत कम देनी चाहिए। सब्सिडी आप दे दीजिए लेकिन बहुत कम दे दीजिए। कहीं ना कहीं इस बात का विरोध कर रही हैं और हमारे सब्सिडी मांग रहे हैं हमारे किसान, जैसे कि पेंशन में मांग रहे हैं, उसके बाद डेप्ट वेवर में मांग रहे हैं। तो WTO के एग्रीमेंट से हम बाहर पड़े तो हमको ये जो सब्सिडी है बहुत ज़्यादा हेवी करनी पड़ेगी। उसके बाद MSP, WTO कतई MSP को सपोर्ट नहीं करती है। WTO कभी भी ये नहीं चाहेगी कि किसी भी सरकार, किसी भी गवर्नमेंट, कोई किसी भी देश की गवर्नमेंट MSP दे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यही मतलब होता है कि आप कहीं का माल कहीं जाकर बेचें। वो भी जैसे समझिए, ट्रेड किया ही इसलिए जाता है कि आप फायदा कमा सकें। एक जगह से आप लो प्राइस पर उसको उठाएं और एक हायर प्राइस फेच करें और उसको बेच दें। किसी भी मटेरियल का लोअर प्राइस पर खरीदे और हायर प्राइस पर बेच दे, इसी को तो ट्रेड कहता है। तो WTO ये चाहता था कि MSP ना दी जाए, एक पर्टिकुलर प्राइस ना सेट करी जाए, जिससे कि किसान को भी नुकसान हो और जो ट्रेडर है उनको भी नुकसान हो। तो किसान चाहते हैं कि हम इससे बाहर निकल जाए। उसके बाद स्टॉक। अब गवर्नमेंट जो स्टॉक करती है, हमारी FCI जो है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
ये व्हीट एंड राइस का स्टॉक करती है ताकि हमारे यहाँ अकाल ना पड़े, हमारे यहाँ अन्न का अकाल ना पड़े, यानी कि भूखमरी की कंडीशन ना हो। तो WTO इस बात का विरोध करती है कि हमको व्हीट और राइस क्या स्टॉकिंग करना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट को। जो PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड स्टॉकिंग सिस्टम, इनको डिसमेंटल करने की कहीं ना कहीं बात चल रही है WTO में। तो कहीं ना कहीं आप आगे जाकेंगे देखेंगे FCI भी को भी डिसमेंटल कर दिया जाएगा। PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत जल्दी मतलब इन द सेंस अगले आने वाले 20-30 सालों में हो सकता है कि FCI को डिसमेंटल कर दिया जाए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिसमेंटल किया जाए। तो ये रहा WTO के साथ हमारे किसानों का एक खराब संबंध, इसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहे थे। उसके बाद मालदीव का इशू क्या था कि मालदीव के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ दिनों में मालदीव इशू काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा था। अब ऐसा क्या हुआ कि इंडिया और मालदीव के जो संबंध है वो ख़राब हो गए, हमारे संबंधों में दरार पड़ गई। तो यह है मोहम्मद मईज़ून, मालदीव के नवनिर्वाचित PM। तो इनका क्या, इन्होंने एक ही बात पे वहाँ के इलेक्शन लड़ा कि इंडिया हैज़ टू रिमूव देयर मिलिट्री पर्सनल्स। अब वहाँ पर कुल मिला के इंडिया के 75 मिलिट्री पर्सनल्स हैं। पूरे मालदीव की 15 लाख पॉपुलेशन में वहाँ पर केवल 75 पीपल ऐसे हैं जो इंडिया से हैं, जो कि वहाँ मिलिट्री का काम संभालते हैं। और वहाँ पर वो लोग इसीलिए हैं कि इंडिया ने जो डैनियर एयरक्राफ्ट दिया था, उसके बाद जो टैंक वगैरह जो दिया है, उसकी देखरेख करने के लिए है। वहाँ पर इंडिया ने अपना एक सैटेलाइट एंटेना लगाया है, उसकी देखरेख के लिए हमारे 75 पर्सनल वहाँ पर रुके हुए हैं। अब ये महाराज सिर्फ इसी बात पे इलेक्शन जीत गए कि हमको इंडिया को बाइकआउट करना है, इंडिया को पूरी तरीके से नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के बेसिस पे इन्होंने अपना चुनाव जीता। अब उसके बाद हुआ ये कि इनके इन्फ्लुएंस में आकर वहाँ के कुछ MPs MLA जो हैं, उन्होंने ट्विटर पर अपनी गंद मचा दी। PM मोदी के बारे में उन्होंने निगेटिव कमेंट्स किए। ये भी एक इशू था हमारे मालदीव के साथ संबंध खराब होने का। उसके बाद अब आप जब भी देखेंगे मालदीव एक बहुत बढ़िया प्लेस है विजिटर्स के लिए, जहाँ पर क्लीन बीचेस हैं, वहाँ की नेचुरल ब्यूटी वो बढ़िया है, वहाँ के जो नेचुरल व्यू बढ़िया हैं। कहीं ना कहीं नेचर की गोद में मालदीव बसा हुआ है। तो वहाँ पर जो टूरिज़्म है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है। टूरिज़्म वहाँ के लगभग 20% से ज़्यादा पॉपुलेशन टूरिज़्म पर डिपेंड है। अब हुआ ये, हमारे प्रधान नरेंद्र मोदी जी की टूर पे निकल गए थे। उन्होंने वहाँ जाके क्लीन बीचेस दिखाए, उसके बाद सनसेट का व्यू दिखाया, और वहाँ पे जाके वाटर स्पोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं मालदीव को लगा कि हमारे लिए कंपटीशन खड़े कर रहे हैं। वहाँ जाते हैं प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 1000 से लेकर 1200 करोड़ तक लक्षद्वीप में जाकर इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ के टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे। वहाँ की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके हम चाहेंगे पूरी तरीके से टूरिज़्म पर चले। इंडिया से जो लोग मालदीव जाते हैं, कहीं और बाहर जाते हैं, उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, उनको इंडिया में भी ऐसे ही बीचेस, ऐसे क्लीन बीचेस मिले, ऐसे नेचर के व्यू मिले, वो इंडिया में भी वहाँ का आनंद ले सकें। तो कहीं ना कहीं यह हमारा प्रमोशन लक्षद्वीप को लेकर, ये बात मालदीव को बहुत ज़्यादा खल गई। मालदीव इशू के बारे में ये फैक्ट है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज 24 तारीख है, आपके इंटरव्यू में लगभग 1 तारीख से आपके 7 तारीख तक इंटरव्यू होने वाले हैं। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। इंटरव्यू सेशंस हमारे आज कंडक्ट होंगे। कुछ संडे को इंटरव्यू, कुछ लोगों जिनका बचेगा उनका संडे को हम मॉक लेंगे। संडे को हम एक और Q&A सेशन रखेंगे, लोगों के जो भी इंटरव्यू के बारे में डाउट्स है उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद जो भी आपको PDF है, PDF आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो गाइज़ ये रहे कहीं ना कहीं करंट मुद्दे, करंट इश्यूज़, करंट टॉपिक जो कि ट्रेंडिंग में है, जिसके बारे में आपके व्यूज़ पूछे जा सकते हैं। तो आपको व्यूज़ को कैसे बैलेंस करना है, कैसे बताना है, ये सब मैंने समझा दिया है। अब आपके ऊपर है इसके आंसर की फ्रेमिंग कैसी की जाए, क्योंकि ये जो आंसर है हर एक पर्सन के अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। तो आप अपने हिसाब से इसको बिल्डअप कर लीजिएगा।
इसके बाद इसके सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी एक PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके बाद आपके इंटरव्यू होने वाले 1 से 7 तक। अब 1 से 7 तक जिन लोगों के इंटरव्यूज़ हैं उनको ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू। आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है। संडे को हम एक Q&A सेशन रखेंगे, जिसमें आप जो Q&A सेशन होगा गूगल मीट पे ही, वहाँ पे आप अपने सवाल जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड क्यूरी हैं आप पूछ सकते हैं। तो गाइस जुड़े रहिए हमारे साथ यूट्यूब पे। अगर आपने यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू।